everyone. Today our topic is challenges in employment laws and employee termination procedure. But before moving ahead, let's take a short introduction of challenges in employment. Challenges Challenges of employment laws. Labor laws and employment laws have been essentially derived from socialist republic state, and only socialist republic state can be the best define the true usage of industrial labor, because moral and ethics standards are the bedrock ऑफ सोशल रिपब्लिकन स्टेट एंड हेंस इट गिव हाई इम्पोर्टेंस. बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि लेबर लॉज और जो एनवायरमेंट लॉज जो है वो कहाँ से डिराइव्ड हुए हैं, सोशलिस्ट रिपब्लिक स्टेट से डिराइव्ड होकर आए हैं. अब ये कहा जा सकता है कि अगर आपको बेस्ट जो डेफिनेशन चाहिए या फिर सोशलिस्ट रिपब्लिक स्टेट है, रिपब्लिकन स्टेट जो हैं वो अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं इंडस्ट्रियल लेबर लॉज को, क्योंकि उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, एथिकल स्टैंडर्ड्स हो गए और मॉरल स्टैंडर्ड्स जो हो गए, वो सोशलिस्ट रिपब्लिकन स्टेट का जो है ना वो बेडरॉक है, यानी कि उनके लिए इम्पॉर्टेंट है. इसलिए शायद ये जो सोशलिस्ट रिपब्लिकन स्टेट जो हैं वो इसको जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. Labor and the employment laws are quite important as they give the structure to the workplace. ये हम सब कह ही सकते हैं कि लेबर और जो एम्प्लॉयमेंट लॉज जो होते हैं वो किसी भी वर्क प्लेस को, आइदर इट कैन बी इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज एट्सेट्रा, इट गिव्स अस क्वाइट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर. Define what both employee and employee are responsible for, and in some cases also outline the federal regulation in order to give both the parties the direction necessary for resolving workplace conflicts. अब हम ये कह सकते हैं कि जो ये लेबर और एम्प्लॉयमेंट लॉज जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स जो होते हैं उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं कुछ केसेस में. जैसे कि कोई भी वर्क प्लेस पे कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है तो उसके रिलेटेड जो भी डायरेक्शंस प्रोवाइड कराए जाते हैं या जो भी सिचुएशन होनी चाहिए वो एक तरीके का उस सिचुएशन से रिलेट करने के लिए जो है वो ऐसे लॉज बनाए जाते हैं ताकि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज जो है वो आने वाली सिचुएशन से डील कर सके. These laws are also important because they are enable business to devote more than their focus to the productivity and profitability rather than giving consent, energy and resource to problem solving. अब ये लेबर लॉज और एम्प्लॉयमेंट लॉज जो है वो क्या करते हैं, बिजनेस एक तरीके से बिजनेस को इम्पोर्टेंट, बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग इश्यूज होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें सॉल्व करने का इश्यूज, उन प्रॉब्लम से फाइट करने का, यानी उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का जो भी वो होता है सिचुएशन, जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उन प्रॉब्लम्स को करने के लिए ये लॉस जो है बनाए गए हैं. ना कि खाली बिजनेस को आगे कंटिन्यू करने के लिए सिर्फ उसकी प्रोडक्टिविटी या उसकी प्रॉफिट, जो भी उसका प्रॉफिट मार्जिन है, खाली वही एक इम्पॉर्टेंट नहीं होता. बिजनेस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, एम्प्लॉयर्स या एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उससे कैसे डील किया वो जो है हमें इस सारे लॉस के थ्रू पता चल जाता है. नाउ नेक्स्ट कम टू दी challenges in employment laws. Restrictions on selection procedures. First, employment contracts. Second, working condition. Third, safety and labor hygiene. Fourth, fifth है welfare services to the workers. Sixth है dispute settlement firms. और the last one is COVID-19 creates a new hurdle. अब ये जो लास्ट वाला है COVID-19 create a new hurdle, ये जो है वो COVID-19 की सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है. ये एक नया तरीका हर्डल है, ये न्यू चैलेंज है जो कोविड-19 के बाद जो है वो एम्प्लॉयमेंट के जो भी एम्प्लॉयमेंट लॉस थे उसमें आया था. नाउ कम टू द नेक्स्ट. लेट्स डिस्कस द फर्स्ट वन. The Constitution of India, which is supreme law of land, protects its citizen from discrimination against the race, religions, कास्ट, सेक्स एट्सेट्रा. अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो सुप्रीम लॉ है हमारा. उसका बेसिक जो चीज़ क्या है वो क्या प्रोवाइड करता है हमारे सिटीजन्स को, वो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस लाइक रेस, रिलीजन, कास्ट, इनके बेसिस पे जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है उससे प्रोटेक्ट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. अब एम्प्लॉयज़ के लिए ये ज़रूरी है ना कि वो अपनी इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखें कि जो भी उनका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसमें ये चीज़ें काम नहीं आएंगी उनके, कि अगर मैं इस जाति का हूँ तो मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा, मैं इस कास्ट का हूँ तो मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा, मैं औरत हूँ तो मैं सेलेक्ट हो जाऊँगी. ऐसा कुछ नहीं होगा. ये चीज़ जो है वो हर एम्प्लॉय को अपने दिमाग में रखनी चाहिए.
However, needless to say, such factors still cause hindrance in the selection process. अब हम कह सकते हैं कि वैसे तो खैर होता ही नहीं है डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, बट होता है। कह सकते हैं कि कुछ प्रोसीजर में, कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर में ये सारी चीज़ें आती ही आती हैं और रुकावट डालती ही डालती हैं। Transparency is referred to as one of the largest goals and objectives, but also the biggest challenge to the employment sector. हम कह सकते हैं ट्रांसपेरेंसी जो है वो सबसे बड़ा गोल है, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है किसके, एक एम्प्लॉयमेंट में किसी भी एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में जो ट्रांसपेरेंसी है वो सबसे बड़ा जो है वो गोल भी है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज भी है। क्योंकि इंडियन लेबर और जो एम्प्लॉयमेंट लॉज होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो प्रोवाइड कराते हैं कि जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, जिस भी लेबर को लिया जाएगा, वो जो होगा वो मतलब पारदर्शिता लिया जाएगा, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के उस पर्सन को जो है वो सेलेक्ट किया जाएगा। बट हाउएवर देयर आर मम ऑन द टॉपिक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द प्राइवेट सेक्टर। बट बेसिकली हम कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें जो है वो ट्रांसपेरेंसी होती है, नहीं भी होती है, होती भी है। दैट इज डिस्क्लोजिंग वाई द पर्सन वॉज रिजेक्टेड और डिस्क्वालीफाइड। अब यही एक रीज़न होता है कि कभी कभी क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी प्रेजेंट नहीं होती है और बहुत सारे पर्सन जो होते हैं उसी की वजह से रिजेक्ट भी हो जाते हैं और डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के पर्सन को कभी सिलेक्ट भी नहीं किया जाता, कभी भी पर्सन को सिलेक्ट नहीं किया जाता। ये आज के टाइम में सबसे बड़ा चैलेंज है किसी भी एम्प्लॉयमेंट लॉज में। नाउ द नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट एंड अनलिमिटेड term or permanent contracts. Earlier, it was established that the successive fixed-term employment contract cannot be turned into a permanent contract. पहले ये कहा जाता था, जैसे हमें पता है कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है और दूसरा अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट, या फिर हम उसे परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। लेकिन पहले कहा जाता था ऐसा कि जो भी सक्सेसिव फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो पहले क्या किए जाते थे, उन्हें परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट में बदला नहीं जाता था। लेकिन जैसे जैसे न्यू नॉर्म्स आए, न्यू चेंजेस आए, न्यू रूल्स आए, उसके बाद ये कि जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट था उसे जो है उसमें कुछ बेनिफिट्स डाल के, कुछ बेनिफिट्स करके उसे जो है वो परमानेंट एम्प्लॉय कर दिया जाता था। जैसे कि उसमें क्या करते थे, ग्रेजुएटी जो 5 साल उसने अपनी 5 साल सर्विस के कंप्लीट किए, उससे पहले उसे ग्रेजुएटी प्रोवाइड करा जाती। Now the next one is the current trend within the companies of hiring employee on the basis of trial or the prohibition period basis to check if they are suitable for the organization and assess their skills and capabilities. अब आज के टाइम में क्या है, ये बहुत ज़्यादा करंट ट्रेंड है कंपनीज के साथ में। कंपनी हो गई या फर्म्स हो गई, वो क्या करती हैं, एक ट्रायल और प्रोहिबिशन पीरियड के बेसिस पे क्या करती हैं, एम्प्लॉयज़ को हायर करती हैं ये चेक करने के लिए whether that employee is suitable for their company or whether that candidate have that skills and capabilities or not. But this arrangement offers huge discriminatory freedom to the employer to terminate employee during this period. अब ये क्या करता है, इस अरेंजमेंट में क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेटरी फ्रीडम होता है, एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी फ्रीडम होता है, जिसका ये मतलब होता है कि अगर इस पूरे पीरियड में कभी भी जो एम्प्लॉय है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो गया किसके साथ, एम्प्लॉय के साथ। देयर इज नो प्रोविजन इन द एम्प्लॉयमेंट लॉज टू प्रेजेंट एंड पब्लिश ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट्स एंड स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस इन द रीजनल लैंग्वेज। अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है वो ये कहता है कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं आया है एम्प्लॉयमेंट लॉज के जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट हैं जो भी किसी एम्प्लॉय के बनेंगे, कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट जो भी एम्प्लॉय का होगा वो कोई रीजनल लैंग्वेज में नहीं होगा या रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए, ऐसी कोई गाइडलाइन, कोई स्टैट्यूटरी गाइडलाइन जो है वो आई नहीं है। तो क्यों ये इस चीज़ के लिए हर एम्प्लॉयर, जिस भी एम्प्लॉय का वो एग्रीमेंट बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनेगा, इस चीज़ के लिए हर एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को पहले से ही एडवाइस कर देना चाहिए, ताकि वो जो प्रोविजन उस क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट में आए हो वो उसे अच्छे से पढ़ ले, फिर उसके बाद आगे बढ़े।
नाउ द नेक्स्ट इज वर्किंग कंडीशंस। वर्किंग कंडीशन वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसके अंदर, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। पहला जो होता है एम्यूलमेंट्स, all official receipts collected by the worker by the virtue of employment agreement includes the wages, salary, family allowance, house foods and transport expenses, bonus, the production increase are known as employments। अब जैसे कि आपके जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं या वर्कर्स हैं जिनके सैलरी में जिनके जो भी एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है उसके अंदर जितने भी वेजेस, सैलरी या उनका अलाउंस जो भी एक्सपेंसेस ऐड है उसके अंदर बोनस या फिर अदर कोई भी बोनस इंक्रीज करके सैलरी बढ़ के आती है, उससे हम क्या कहते हैं, इम्यूलमेंट कहते हैं। दूसरा, द ड्यूरेशन ऑफ वर्किंग आवर्स कॉन्स्टिट्यूएंट द पीरियड ऑफ ड्यूरिंग विच अ वर्क प्लेस इज वेयर द वर्कर प्लेसेस हिज एनर्जी और टाइम एट डिस्पोजल ऑफ एम्प्लॉयर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। अब ये हर जो भी वर्कर वर्क प्लेस पे फैक्ट्रीज में। Second point is the duration of working hours constituent the period during which a worker places his energy or time at disposal of an employer for the performance of work. Now the third is holiday and vacation jobs related to the public service such as water, electricity, bus services or in workshop where based on this type of work or the mutual agreement of the parties another day is regularly set as a holiday. Such holiday shall deemed to be a weekly holiday. Basically ये कह सकते हैं कि holidays और vacations पे जो भी काम होगा whether it is related to the water, electricity, bus services और जो भी या फिर वर्कशॉप से भी रिलेटेड कोई भी काम होगा जो म्यूचुअल एग्रीमेंट में पार्टीज के लिए होगा, तो बेसिकली क्या होगा, वो अगले दिन जो भी हॉलीडे पे वो पर्सन काम करेगा वो नेक्स्ट डे क्या है वो उसके लिए वीकली हॉलीडे में काउंट होगा। वर्किंग कंडीशन ऑफ वुमेन द फीमेल वर्क मैटरनिटी लीव टोटली कम टू ऑफ 90 डेज। अब जो भी वर्किंग फीमेल वर्कर हैं, जो भी फीमेल वर्कर मैटरनिटी लीव लेती हैं तो उन्हें बेसिकली क्या करना पड़ता है, उन्हें 90 डेज पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है। 90 दिन की वो ले सकती हैं, मैटरनिटी लीव ले सकते हैं। लेकिन जो भी मैटरनिटी लीव जो भी मैटरनिटी लीव वो लेती हैं उसमें क्या होता है, उन्हें सैलरी प्रोवाइड कराई जाती है सो दैट वो क्या कर सके, जो भी उनका बेबी है उसकी नर्सिंग जो है वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड होती रहे। और उसी अगर वो एम्प्लॉयर जो पीरियड वो प्रेग्नेंट है और अगर वो ऐसे टाइम में भी काम कर रही है तो उसको जो है वो हाफ एन आवर है जो प्रोवाइड कराना चाहिए सो दैट वो क्या करे, उस टाइम में वो रेस्ट कर सके और बेबी को नर्सिंग प्रोवाइड करा सके। द लास्ट वन इज वर्किंग कंडीशन फॉर द यूथ। अब वर्किंग कंडीशन फॉर द यूथ ये है कि दैट इट इज प्रोहिबिटेड टू एम्प्लॉय इंडिविजुअल बिलो द 15 ईयर्स ऑफ एज। अब ये तो सबको ही पता है कि जो भी बच्चे 15 साल से छोटे होते हैं उनको तो काम करवाया ही नहीं जा सकता क्योंकि वो प्रोहिबिटेड है। और मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ यंग वर्कर्स मस्ट बी रिव्यूड। जो भी यंग बच्चे हैं उनका टाइम टू टाइम जो है वो मेडिकल होना चाहिए, मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज सेफ्टी एंड लेबर हाइजीन in order to preserve the workplace and financial resources of the country observance for the instructions formulated by the High Council of Technical Safety and the Ministry of Health and Medical Education shall be binding for all the workers and employees workshop and trainees। ये बेसिकली क्या है, जो भी हमारे क्या बोलते हैं काउंसिल हैं, जो भी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन है, उन लोगों ने क्या किया हुआ है, ऐसे वर्कशॉप्स निकाले हुए हैं या फिर ऐसे वो निकाले हुए हैं, लॉज भी निकाले हुए हैं, ऐसी प्रोग्राम्स निकाले हुए हैं जिसके बेसिस पे क्या है, जितने भी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज होती हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि वो जो भी उनके वर्कर्स हैं या ट्रेनीज हैं वो कोई भी काम करें उनकी जो सेफ्टी है उसको ध्यान रखते हुए करना चाहिए, या फिर उनके पास में जो भी लेबर्स है उनके पास में हाइजीन होना चाहिए, उन्हें किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। बाय द वे यही चाहिए, बट ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज वेलफेयर सर्विसेज टू द वर्कर्स। The government shall be under the obligation to provide a health and medical services for the workers and farmers। अब ये गवर्नमेंट जो है वो अंडर द ऑब्लिगेशन है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो क्या करे, मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कराए वर्कर्स और फार्मर्स को। सब्जेक्ट ऑफ दिस लॉ ऑल्सो
फॉर देयर फैमिलीज, ना और खाली सिर्फ फार्मर्स या फिर वर्कर्स को ही नहीं, उनकी फैमिलीज को भी क्या है मेडिकल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराए टाइम टू टाइम. The government shall be obliged to force a necessary corporation by utilizing the bank facilities and resources of the Ministry of Housing and Town Planning, municipalities and other organization to concerned. Now the next one is dispute settlement firm. Any dispute between an employer and a worker or an apparent arising out the enforcement of this law and other labor regulation training contract, the workshop agreements or collective labor agreements shall at the outset to be settled through the direction of compromise between the employer and worker. बेसिकली अगर कोई भी डिस्प्यूट एम्प्लॉयर या वर्कर के बीच में होता है रिलेटेड टू दी एनफोर्स, फिर ऐसे बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं, ऐसे रेगुलेशंस बनाए गए हैं, रूल्स बनाए गए हैं जो कि क्या करते हैं, और ऐसे वर्कशॉप्स भी करे जाते हैं, वर्कशॉप एग्रीमेंट्स भी किए जाते हैं, जिसके बेसिस पे क्या होता है कि अगर दो एम्प्लॉयर या वर्कर्स के बीच में किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है तो उन सारे डिस्प्यूट्स को कैसे हैंडल किया जाए, एक फर्म भी बनाया जाता है जो क्या करता है वर्कर्स और एम्प्लॉयज के बीच में होने वाले डिस्प्यूट से डील कर सके. द डिस्प्यूट प्रूफ टीम स्पेक्युलेटेड इन दिस लॉ शैल बी कंपोज्ड. Now this one, the last one, which is the most important, that is COVID-19 creates a new hurdle. The outbreak of pandemic has caused a major disorder and trouble in the employment sector. अब ये तो हमें पता ही है कि कोविड-19 के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा मेजर सिचुएशन क्रिएट हो गई थी. बहुत सारे लोग जो थे वो अनफेमिलियर गलत अलग अलग जगहों से काम करने के लिए मजबूर हो गए थे. The production came to an halt at the question of the future conditions which cannot be avoided. और ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि फ्यूचर में कैसे क्या होगा उस चीज़ को हम अवॉइड नहीं कर सकते थे. Along with the pandemic, new technologies and inventions keep delaying the stabilities as the machine takes over the employees in the new era of digitalization. और इस कोविड-19 के पीरियड में हम इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गए थे, इतना ज़्यादा डिजिटलाइज्ड हो गए थे कि मशीन्स ने एम्प्लॉयज़ की जगह ले ली थी. Given the circumstances, formulates of the legislation and major amendments it required, and hence changes like fixed term employment, work from home policies, longer work duration were introduced by the government. और इतना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हो गया था जिसकी वजह से लेजिस्लेशन ने क्या किया था, बहुत सारे चेंजेस जो थे अमेंड किए थे, बहुत सारे चेंजेस किए थे. जैसे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट हो गया था, वर्क फ्रॉम होम पॉलिसीज बहुत ज़्यादा हो गई थी, लॉन्गर टर्म वर्क ड्यूरेशन हो गया था जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था. नाउ लेट्स कम टू द व्हाट इज एम्प्लॉय टर्मिनेशन. अब एम्प्लॉय टर्मिनेशन होता क्या है? बेसिकली एम्प्लॉय टर्मिनेशन जो रेफर करता है वो क्या करता है, एम्प्लॉय का जो भी कंपनी के साथ रिलेशन है उस पूरे रिलेशन का एंड जो होता है वो एम्प्लॉय टर्मिनेशन कहलाता है. आफ्टर एन एम्प्लॉय टर्मिनेशन अब ये कह सकते हैं कि एम्प्लॉय टर्मिनेशन का एम्प्लॉय का जो भी उसकी कंपनी के साथ रिलेशन है उसका एंड, जिसका ये मतलब है कि आगे चल के अब आगे चल के अब ये इस पर्सन का जो भी एम्प्लॉय है उसका अब कंपनी से या कंपनी के किसी भी काम से कोई लेना देना नहीं होगा. एम्प्लॉय टर्मिनेशन में बी वॉलेंट्री वेयर एज द एम्प्लॉय हैंड्स इन लेटर और द रेजिग्नेशन ऑफ देयर ओन फ्री विल. अब जो टर्मिनेशन है वो वॉलेंट्री भी हो सकता है, जिसमें क्या है जो एम्प्लॉय है वो अपनी मर्जी से जो है वो रेजिग्नेशन दे सकता है. ठीक है, ये अपनी मर्जी से हो सकता है. जो एम्प्लॉय ये इस टर्मिनेशन को क्या है वॉलेंट्री टर्मिनेशन होता है. एम्प्लॉय टर्मिनेशन में ऑल्सो भी इनवॉलेंट्री. अब एम्प्लॉय टर्मिनेशन जो है वो इनवॉलेंट्री भी हो सकता है, जिसमें क्या होता है जो एम्प्लॉय है उसे फायर कर दिया जाता है, उसमें उसकी मर्जी नहीं देखी जाती. Employee may be eligible for the pension and other employment whether they are terminated. Employee termination में कभी कभी एम्प्लॉय जो होता है वो पेंशन के लिए भी एलिजिबल होता भी है अगर उसे टर्मिनेट कर दिया जाए तो. नाउ द नेक्स्ट इज एम्प्लॉय टर्मिनेशन प्रोसीजर. अब एम्प्लॉय टर्मिनेशन प्रोसीजर क्या होता है? एम्प्लॉय टर्मिनेशन प्रोसीजर में क्या होता है, पहले किसी भी पर्सन को अगर टर्मिनेट किया जा रहा है तो किसी भी एम्प्लॉय को अगर टर्मिनेट किया जा रहा है तो उसे नोटिस पीरियड देना पड़ेगा. अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 पर किसी भी पर्सन को 30 से 90 दिन का नोटिस पीरियड जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा. उसके बाद उस नोटिस पीरियड के अंदर उसको एक मैंडेटरी लेबर लॉज के अकॉर्डिंग उसे एक मैंडेटरी रीजन बताना पड़ेगा. दैट मैंडेटरी रीजन मस्ट बी लाइक
फ्रॉड, थेफ्ट, डिसऑनेस्टी, विलफुल डैमेज और लॉस ऑफ एम्प्लॉय गुड्स, ये ऐसे कुछ रीजंस भी आप दे सकते हैं। आपको बताना होगा, एक रीजन, एक्यूरेट रीजन आपको देना पड़ेगा कि क्यों उस एम्प्लॉय को जो है वो टर्मिनेट किया जा रहा है। टर्मिनेशन फॉर कन्वेंस, कभी कभार टर्मिनेशन फॉर द कन्वेंस भी हो सकता है। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ प्लांटेशन एंड माइंस विद इन 100 और मोर वर्कर्स, आप कह सकते हैं कि अगर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, प्लांटेशन में या माइंस में, जहाँ पे आप 100 या 100 से अधिक वर्कर्स का काम नहीं ले सकते या 100 तक ही वर्कर का काम लगते हैं, तो उस बेसिस पे क्या करते हैं, अगर 100 वर्कर हो गए और उससे ज़्यादा 100 हो गए एग्जैक्टली, आप उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, तो उस बेसिस पे भी क्या होता है, कभी कभार जो है वो एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट कर दिया जाता है। लेकिन उस टर्मिनेशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। इन अदर सेक्टर्स अ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, नाउ हु ज्वाइन, इसमें यह भी कहा गया है, इसमें एक छोटा सा पॉइंट ये भी दिया गया है कि अगर सोचिए, जैसे अगर दोबारा से क्या बोलते हैं, रीज्वाइन कर रहे हैं, जो भी मतलब दोबारा से अगर एम्प्लॉयज़ को रीज्वाइन किया जा रहा है, तो ये देखा जाता है कि उन 100 लोगों को, जिसमें जो लास्ट पर्सन जिसे टर्मिनेट किया गया था, दोबारा से रीज्वाइन करने की पोजीशन में जिस लास्ट पर्सन को 100 के बाद जो 101वां नंबर जो भी पर्सन जिसे टर्मिनेट किया गया था, उस पर्सन को जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी ताकि वो कंपनी को दोबारा से रीज्वाइन कर सके। टर्मिनेटिंग प्रेग्नेंट एम्प्लॉय, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एम्प्लॉय बैलेंस देयर कन्वेंस अगेंस्ट द रिस्क एसोसिएट एंड नॉन कंप्लायंस विद प्रोविजन एंड एक्शन। अब ये भी देखना जरूरी है कि कभी कभार प्रेग्नेंट एम्प्लॉयज को भी टर्मिनेट किया जाता है, ये देखते हुए कि कहीं अगर कहीं पे भी रिस्क एसोसिएट है या फिर ऐसा कोई सिचुएशन है, तो उस बेसिस पे भी क्या करते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं एम्प्लॉय को। नॉन कम्पीट एग्रीमेंट्स and non-compete agreements are not enforceable under the Indian law. However, non-solicitations clauses can be enforced in certain limited ways. Work for hire principle. Formal assignments are to be provided by the employers to employee for the work for the hire principle that applies under the Indian copyright regime. ये हम कह सकते हैं, ये कुछ प्रोसीजर था जिसके बेसिस पे क्या है, टर्मिनेट किया जा सकता है एम्प्लॉय को। Now let's come to the conclusion. The termination of employee raised several questions about the careers and the establishment itself. अभी कह सकते हैं कि जो भी एम्प्लॉय का टर्मिनेशन है वो क्या करता है, कभी कभार बहुत सारे क्वेश्चन खड़े कर देता है उसके करियर पर या कभी कभार खुद उस पर भी। One single wrong termination may lead to a legal consequences for the establishment with the disturb amongst the employees. अब अगर कभी कभार एक गलत टर्मिनेशन जो होता है वो क्या करता है, बहुत सारे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर देता है और डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करता है जो भी बाकी के एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके बीच में। एन एम्प्लॉय शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एन एम्प्लॉय रादर देन जस्ट टर्मिनेटिंग देम फ्रॉम द पोस्ट दे हैव वर्कड हार्ड। अब ये एक एम्प्लॉयर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि वो क्या करे, अपने एम्प्लॉय की वैल्यू करे, अपने एम्प्लॉय को समझे, ना कि सिर्फ उसे क्या करे, उसे टर्मिनेट कर दे उसकी पोस्ट से जिस पोस्ट के लिए उसने बहुत ज्यादा वर्क हार्ड किया है। देयर शुड बी अ प्रॉपर प्रोसीजर एंड टर्मिनेटिंग टू एंश्योर द फेयरनेस एंड स्टॉप द आर्बिट्री यूज ऑफ द पावर ऑफ द बाय द एम्प्लॉयर। अब ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी एम्प्लॉय के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो किसी भी एम्प्लॉय को अगर टर्मिनेट करे तो वो क्या करे, एक सही तरीके से ही उसे एम्प्लॉय करे और सही रीजन पे ही उसे क्या करे, टर्मिनेट करे, रीजन पे ही उस एम्प्लॉय को टर्मिनेट करे, ना कि सिर्फ अपनी पावर दिखाने के लिए। द एम्प्लॉयर हु इज टर्मिनेटिंग द एम्प्लॉय शुड हैव द सफिशिएंट डॉक्यूमेंट एविडेंस एंड अ वैलिड कॉज टू अवॉइड द डिस्प्यूट्स। अब एक एम्प्लॉयर की ये जिम्मेदारी होती है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो किसी भी एम्प्लॉय टर्मिनेट कर रहा है तो उसके बेसिस पे क्या करे, वो एक अपने पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी रखे ताकि आगे चल के एक वैलिड कॉज ऑफ रीजन भी रखे ताकि आगे चल के किसी भी तरीके के डिस्प्यूट्स जो है वो क्रिएट ना हो। नाउ दैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू सो मच।